चलिए, हेलो क्लास। आज मैं आपको, जैसा अभी मैंने 8th और 10th की क्लास ली है, तो आज मैं आपको 9th क्लास भी स्टार्ट करने जा रही हूँ कि 9th क्लास की हिस्ट्री, क्योंकि ये हिस्ट्री कनेक्टेड है 10th से और 8th के बाद में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इन तीनों क्लास में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब ये हिस्ट्री, इसमें भी 9th क्लास में भी आपको फ्रांस ही पढ़ना है, फ्रांस का रिवोल्यूशन पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बेसिक बताना चाहती हूँ, जो कि आप बार बार आपको ये पढ़ने को मिलेंगी और आप वहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हो कि यार ये सब चीज़ें क्या हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि हमारे सिस्टम से, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड होती हैं, और ये जो क्रांति, जब रिवोल्यूशन पढ़ोगे आप, तो ये आपको बार बार सामने आएंगी। इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा इसे आज बेसिक एक्सप्लेन करती हूँ, कल फिर मैं आपको फ्रांस का कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर से। इसमें जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले जो भी कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था रही है, चाहे वो हिंदुस्तान में रही है, चाहे वो यूरोप में रही है, तो वो कैसी होती थी। देखिए, सबसे पहले होती थी राजतंत्र। ये आपने नाम सुना होगा। ये व्यवस्था यूरोप, एशिया, हिंदुस्तान, सब जगह आपको पढ़ने को मिलेगी। मोनार्की, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, वो शासन करता है जनता पे, पब्लिक पे और प्रजा पे। राजा यानी एक व्यक्ति। ये राजा कौन है? ये हमारी परंपरा चली आ रही है पुराने समय से, और ये वंशानुगत होती है, वंशानुगत हेरिडिटरी, यानी कि राजा, राजा का पुत्र, उसका पुत्र। आपने रामायण, आपने महाभारत, ये सब चीज़ें देखी होंगी। यूरोप में पढ़ेंगे तो चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय, इस तरह से आपने देखा होगा। फिलिप्स फर्स्ट, फिलिप्स टू, फिलिप्स थ्री, तो वो उन्हीं के वंशज होते हैं। तो ये राज व्यवस्था होती है। इसमें सारा सब कुछ, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक राजा में निहित होती है। राजा ही सर्वोपरि होता है, राजा के अंदर ही कानून होता है, राजा ही लॉ बनाता है, राजा ही उन्हें लागू करवाता है। उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल आज भी, लेकिन वो इलेक्टेड है। अगर हम आज मॉडर्न से हम कन्वर्ट, उसको तुलना करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं, तो आज जो हम मंत्रिमंडल देखते हैं, आज जो मिनिस्ट्री देखते हैं, वो इलेक्टेड है, लोगों के द्वारा चुनी हुई है। लेकिन यहाँ क्या होता था? यहाँ राजा अपनी मर्जी से अपने मंत्रियों का चुनाव करता था। उसमें एक मंत्री होता था, सेनापति होता था। इस तरह की चीज़ें आपको मूवीज़ में भी देखने को मिलती हैं। तो सब कुछ राजा के अंदर निहित होता था। महाभारत देखो, रामायण देखो, तो आपको देखने को इजी हो जाएगा। तो राजा, राजा का प्रशासन प्रजा पर, राजा ही रूल रेगुलेशन करता था। राजा ईश्वर होता था, ईश्वर का रूप होता था। तो इस तरीके से ये राजतंत्रीय व्यवस्था होती थी। जब राजतंत्रीय व्यवस्था हुई, तो अब इसके बाद एक और चीज़ उभर के आती है, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, निरंकुश यानी कि किसी प्रकार का जिस पर अंकुश ना हो, यानी कि, है ना, जिस पे कोई भी किसी तरह का भी अंकुश ना लगाया जा सके, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। ये व्यवस्था थोड़ी सी तानाशाही में चेंज हो जाती है, यानी कि जो राजा है, हम राजा को भी ले सकते हैं कि राजा भी निरंकुश होता है। यानी जब रूलर, जब राज्य करने वाला जो शासक होता है, जो रूलर होता है, जब वो किसी की बात ना माने, उस पर किसी का भी निरंकुश ना हो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि है। उसकी तो कई बार राजा भी निरंकुश हो जाते थे, कई बार आपने देखा है कि रूलर भी निरंकुश हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। अभी डिक्टेटरशिप में भी वही नाम आएंगे, जिसमें मैं आपको हिटलर का नाम ले सकती हूँ, मुसोलिन का नाम ले सकती हूँ, है ना। और इस तरह जो वो वाले राजा, और ये अपने रूल रेगुलेशन, यानी अगर इन्हें अपना को चेंज करना है तो ये अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही है कि राजा थोड़ा सा कड़ा होगा, टाइट होगा, और कहीं पर भी उसे किसी की बात, कई बार वो किसी की भी बात नहीं मानता, क्योंकि मैंने आपको बताया वंशवाद है। राजा, राजा का पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र। कई बार ऐसे भी पुत्र हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, दुर्योधन, है ना, या धृतराष्ट्र। ये हिंदुस्तान के नाम पे आप देख सकते हो कि वो, उनमें निरंकुशवादिता आ गई थी, वो निरंकुश हो चुके थे, और वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे, किसी की भी बात को नहीं मानते थे, ठीक है। और सब कुछ जो राजा है वही सर्वोपरि है, रूल उसके नीचे है,
ठीक है, आज रूल ऊपर है, राजा नीचे, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, रूल रेगुलेशन बाद में है, राजा ही है सर्वोपरि। तो ये निरंकुशवाद था। इसके बाद में एक और आता है तानाशाह, तानाशाही व्यवस्था, 3rd नंबर, मैं इसको आपको लिख भी दूंगी। तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप, ये 3rd टर्म है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। इसमें आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है आज की डेट में उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में का जो आज का रूलर है, क्या नाम है उसका, किम जोंग, है ना। उत्तर कोरिया में जो आज का रूलर है किम जोंग, आप इसको देखते हैं, आपने फेसबुक पे भी देखा है, आप उसको उसके बारे में सुनते भी रहते हैं न्यूज़ में कि ये कितना बड़ा तानाशाह है। इसकी मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति यानी प्रजा तक भी डरी हुई रहती है, कोई भी व्यक्ति ना हंस सकता है। अगर इसके सामने किसी ने इसकी मर्जी के बिना हंस दिया, रो दिया, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ जो इसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, तो ये तुरंत उसे मौत की सज़ा दे देता है, तुरंत मरवा देता है, खुद डरता है। तो इसके अलावा आपने नाम सुना पढ़ा होगा, हिटलर है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मुसोलिन है, और अभी पीछे पाकिस्तान में है ना परवेज़ मुशर्रफ जो मिलिट्री मैन था, कर्नल था, उसने उठा के पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया। तो तानाशाही व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि क्रूर हो जाते हैं राजा, और वो अपनी मनमानी करते हैं, है ना, ज़बरदस्ती किसी भी प्रशासन को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं रातों रात। तो इस व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं और एग्जाम्पल्स बहुत हैं। तो ये डिक्टेटरशिप मैंने आपको बताई। एक मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उदारवादी व्यवस्था, है ना, लिबरलिज्म, उदारवाद, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की स्पेलिंग, एक सेकेंड, LIBER, सॉरी, लिबरलिज्म, ठीक है। ये जो व्यवस्था है इसमें जो थॉट्स हैं, ये लोग थोड़े उदार होते थे, सॉफ्ट कॉर्नर होते थे, सिस्टमेटिक व्यवस्था को चलाना चाहते थे और एक विचारधारा, एक थिंकिंग जो थी वो थी कि जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, पूरे देश को वोट देने का अधिकार है जो कि हमारे वयस्क लोग हैं, और एक सिस्टम हमारा जो देश के अनुसार ही ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी देश की चलाने में विश्वास रखते हैं। ये जो लोग होते हैं ये तानाशाही प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। अगर हम अपनी भी बात करें कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो ब्रिटेन में यही इसी विचारधारा की गवर्नमेंट थी, लिबरलिज्म आया और हिंदुस्तान को इन्होंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि भारत और भारत जैसी जो हमारे उपनिवेश कॉलोनीज़ हैं इनको हम आज़ाद कर दें। तो उदारवादी व्यवस्था इस तरह की व्यवस्था होती है, वो एक ऐसे विचारों पर डिपेंड करती है जो कि सभी के लिए भलाई वाले होते हैं और ये मानते हैं कि हाँ एक मनुष्य प्रशासन करने के लायक है, प्रशासन में योगदान देने के लिए लायक है। तो ये वोटिंग पे भी विश्वास करते हैं और ऐसी व्यवस्था पर इनका मतलब जोर होता है जो कि सभी के लिए अच्छी हो और सभी उसमें भागीदार हों। अब आपके लिए आता है फिर जो आपने पढ़ा है और आजकल हम जी भी रहे हैं, नेशनलिज्म या कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से पहले मैं आपको एक और बताती हूँ, एक मेरे हाथ से मिस हो गया, जो कि धर्म पर आधारित व्यवस्था होती है, धार्मिक प्रशासन। इसको मैं आपको ऐसे बता दूंगी जैसे कि पोप का शासन होता था यूरोप में, है ना, पोप को मानते थे। और पुराने समय में भी जो है वो जैसे मुस्लिम साम्राज्य हो गया, आपने बहुत देखा है अभी अफ़गानिस्तान में, या एक स्पेशल धर्म को आधार बनाकर वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। तो इसके बाद फिर लास्ट में राष्ट्रवाद, जो कि ये पूरे विश्व के प्रगति और विकास के लिए अच्छा होता है। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। इसमें बातें आती हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, वसुदेव कुटुंब वाली बात कि पूरा देश में भाईचारा होना चाहिए
और इसके साथ ही इलेक्शन यानी कि चुनाव के द्वारा गवर्नमेंट बने, ठीक है। और इन चुनावों में, इन इलेक्शन में देश के सभी वयस्क लोग शामिल हों, यानी कि जो अपने बुद्धि विवेक से एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को चुन के ला सकें। तो इसमें इलेक्शन होता है, इसमें पूरी पॉपुलेशन जो कि जिनको अधिकार होते हैं मतदान के, वो इसमें भाग लेते हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है, जिसमें कि इसके रूप में आप बहुत सारी गवर्नमेंट दे सकते हैं, जिसमें आप डेमोक्रेसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लोकतंत्र है, रिपब्लिक गणतंत्र है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आज पूरे वर्ल्ड में कारगर हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, राष्ट्रवाद के साथ साथ ही रिपब्लिक, कई बार रिपब्लिक में लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गणतंत्रीय व्यवस्था या रिपब्लिक कंट्री। गणतंत्रीय व्यवस्था, आज हिंदुस्तान भी एक गणतंत्र वो है, देश है, या रिपब्लिक है ना। गणतंत्रीय से क्या मतलब होता है, देखिए दो वर्ड है, लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र जनता का, जनता पर, जनता के लिए शासन, है ना। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लोकतंत्र, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका लोकतंत्र है ना। लेकिन आज भी प्रजातंत्र है क्या, राजतंत्र है ब्रिटेन में आज भी प्रिंस यानी आज भी वो राजतंत्र पर डिपेंड है, उनका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो राजा या प्रिंस है। अब यहाँ आता है गणतंत्रीय व्यवस्था, है ना। गणतंत्रीय व्यवस्था वो होती है जिसका भी रिप्रेजेंटेटिव यानी मुखिया इलेक्टेड हो, यानी कि वो निर्वाचित हो। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान रिपब्लिक। हिंदुस्तान एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, हमारे प्रधान अध्यक्ष राष्ट्रपति ही हैं देश के। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड हैं, उनका चुनाव हुआ है, वो निर्वाचन के द्वारा ही अपने पोस्ट पर हैं। तो इसीलिए हमारा जो देश है वो रिपब्लिक कंट्री है या गणतंत्रीय पद्धति है। लोकतंत्र कई देश हैं, लेकिन सभी लोकतंत्र देश गणतंत्रीय नहीं हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं, ये आपके बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको फ्रांस पढ़ाने जा रही हूँ इसमें, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बीच बीच में देखने को मिलेंगी। अगर आपकी ये टर्म्स क्लियर हो जाती हैं तो आपका बहुत सारा बेस क्लियर हो जाता है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जिनमें से आप इसमें से उठा सकते हो, निकाल सकते हो कि उदारवादी क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या होते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है ना। इस तरह की चीज़ें 2-2 नंबर में आपको लिखने के लिए कई बार आती हैं। तो आज की क्लास इसी टर्म के साथ आपको समझ में आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फ्रांस का रिवॉल्यूशन पढ़ाऊँगी। थैंक यू।